भट्टी साहब, अगर खालिस्तान सियासी बात करें तो ये जो मूव लिया गया है आज अयाज सादिक साहब की तरफ से, ख़त लिखा गया है, इसका मकसद आपको क्या लगता है? एक तो मकसद शहजाद इकबाल साहब ने बताया है कि नंबर गेम पूरी करना, यानी अगर मौलाना साहब नहीं मानते और जो कि उन्होंने यकसर मुस्तरद कर दिया और हैरत अंगेज़ तौर पर अब मलबा एक दूसरे पे डाल रहे हैं, कोई मोहसिन नकवी साहब पे डाल रहा है कि उनकी ना तजर्बाकारी सही का आगे आ गई, कोई आज़म नज़ीर तारड़ पे डाल रहा है कि वो तो ब्रीफ ही नहीं कर पाए, कोई बिलावल भुट्टो साहब जरदारी साहब पे डाल रहा है, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब पे कि यहाँ जरदारी साहब होते तो वो सारा मामला हल कर लेते, लेकिन वो नहीं कर पाए। और मौलाना साहब और उनकी जमात वाज़े तौर पर कह रही है कि इनको भी नहीं पता था कि मुसवदा है क्या। और दूसरी बात है कि जब हमें दिया गया मुसवदा, तो जब हमने थोड़ा सा उसको रीड किया तो हमने कहा दिया तो हमारे गले पड़ जाएगा। सही। और मौलाना अमानत में ख़यानत को इसको कह रहे हैं। तो एक तो ये कि नंबर गेम, दूसरा ये कि ये सुप्रीम कोर्ट को वाज़े पैगाम है कि कर लो, आ जाएंगे नए चीफ जस्टिस साहब, वो भी फैसले कर लेंगे। आप उमर अता बंदयाल साहब ने इलेक्शन करवा लिए थे, हमने नहीं माना आपका फैसला, करवा लो इलेक्शन। अब आप मखसूस नशिस्तें आप दे रहे हैं तो दे दो, आप फिर आप आके बाहर निकलो अदालत से और मखसूस नशिस्तें बहुत बड़ा अगर है, लेकिन अगर इंसाफ के हवाले कर दो। सर, अगर समझे कि हो जाता है, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान स्पीकर साहब का जो मौक़िफ़ है उसके ऊपर अमल दरामद कर देती है, कानून साजी को रखती है मुकद्दम, तो फिर इसका दूसरी तरफ से क्या रिस्पॉन्स किस तरह से लिया जाएगा? क्या मजीद मामला को बढ़ते हुए देख रहे हैं आप? जी बिल्कुल देख रहा हूँ, बिल्कुल देख रहा हूँ। और सुप्रीम कोर्ट का मूड जो लग रहा है, मुझे लग रहा है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर, इलेक्शन कमीशन मेंबरान और इलेक्शन कमीशन ये एक खाई की तरफ बढ़ रहा है। और क्योंकि एक आपने पहले फैसले पर उनके खिलाफ कानून साजी कर दी, उससे पहले आपने फैसले की गलत तशरीह कर दी, अब फिर अयाज सादिक साहब का आ गया, और आप फिर आप देखें ना एक कितनी खूबसूरत बात है कि वजाती ऑर्डर आया है, उस पर भी गौर खौज हो रहा है। पहले दिन इजलास हुआ, दूसरे दिन इजलास हुआ, गालबन आज तीसरे दिन भी हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि स्पीकर साहब के खत का शायद इंतजार हो रहा था या किसी गायबी मदद का इंतजार। वैसे ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात आपने की है, ये महमल क्या महज इत्तेफाक है कि वो 3 दिन से इजलास चल रहा था, आज स्पीकर साहब ने खत लिख दिया है। ऑल्सो आप इसको किस तरह से देखती हैं आगे चलता हुआ? क्या इसके रेप्रिकॉशंस कुछ हो सकते हैं इलेक्शन कमीशन के लिए? देखिए लीना, जो चीज़ एक जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आपने देखा होगा कि जो पीपल्स पार्टी का जब दौर था 2008 के बाद, उसके अंदर हमने इफ्तिखार चौधरी की कोर्ट में देखा था कि बहुत ज़्यादा जुडिशल एक्टिविज्म हुआ, बहुत सारी इस तरह की चीज़ें हुई जो हुकूमत के खिलाफ थी। हुकूमत ये कहती भी थी और ये इंप्रेशन दुरुस्त भी था कि जुडिशरी जो है वो उनके खिलाफ एक तरह से फैसले दे रही है, और बगैर कई चीज़ें ऐसी थी जो बगैर किसी रीज़न के वजह से दे रही थी, उनको टारगेट कर रही थी। लेकिन फिर भी हमने देखा कि 18वीं तरमीम में उसके, हालांकि कंसेंसस डॉक्यूमेंट था, उसके बावजूद जो है जुडिशल अपॉइंटमेंट्स और इन चीज़ों के ऊपर एक बैक सीट ली, एक उन्होंने स्टेप बैक किया हुकूमत ने, और उनकी जो अदलिया थी उनकी बातें मानी भी इस तरह की, यानी कि आप गिलानी साहब वाला अगर आप फैसला देख लें वो भी माना, डिस्पाइट द फैक्ट कि किस तरीके से अदलिया उनको टारगेट करी थी, जमहूरियत को भी टारगेट करी थी, पीपल्स पार्टी को भी करी थी। उस वक्त ये भी लोग कहते हैं कि जी अपोजिशन या नून लीग वगैरह जो है वो क्योंकि अदलिया के साथ थे। लेकिन एक चीज़ जो एक हमने देखी थी वो ये थी कि एस्टैब्लिशमेंट, मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट और जुडिशल एस्टैब्लिशमेंट ये सेम पेज के ऊपर थी। ये चीज़ हमने जब PMLN की गवर्नमेंट थी हमने तब भी यही चीज़ देखी। फिर भी जो भी पैनामा का फैसला हुआ वो इम्प्लीमेंट भी हुआ, ऐसा नहीं, हालांकि नून लीग की जो थी वो उनकी बड़ी स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट थी, उसके बावजूद हमने देखा कि फैसले पर अमल दरामद हुआ। अच्छा, जब पहली हाइब्रिड आई 2018 में, उसके अंदर भी हमने देखा कि क्योंकि अदलिया और जो मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट थी वो सेम पेज के ऊपर थी। फिर हमने देखा कि एक्चुअली एस्टैब्लिशमेंट्स के अंदर भी जो सेम पेज खत्म हो गया हमने, और इसी वजह से अब जो चीज़ एक गैर मामूली भी हो रही है, और वो हम अभी से नहीं, यानी कि हमने पिछली हुकूमत के अंदर भी देखा है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले नहीं इम्प्लीमेंट किए जा रहे। बेसिकली सुप्रीम कोर्ट को ये कहा जा रहा है कि हम आपकी बात नहीं मानेंगे। तो मैं जिस चीज की बात करी थी कि जो एक इंप्रेशन है और जो एक पावर स्ट्रगल या पावर गेम लग रही है, कंट्रोल की ये पूरा लग रहा है, ये उसकी तरफ इंदिया देती है। और ये होगा क्या आगे जाकर, ये तो जाहिर बात है वक्त ही बताएगा, लेकिन फिर भी ये एक बड़ी मतलब मेरे लिए ये वरिंग सिचुएशन है
कि जब आप फैसले अगर आपने नहीं मानने और इस तरीके से आप फिर जो है लेजिस्लेशन जब हम ये बात वो इस तरह के लेजिस्लेशन भी ला रहे हैं, काफी चीजें उसके अंदर बड़ी आपको पता है कि ड्रकोनियन है, अनडेमोक्रेटिक है, इस तरह की चीजें भी लाना चाह रहे हैं नंबर्स गेम पूरी करने के लिए। तो ये नंबर्स गेम तो, बट आपने लेजिस्लेशन की जो बात की, आज ही अब्दुल कयूम सिद्दीकी साहब की एक और खबर मुलाहिजा कीजिए। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर जो बिल था, जो एक्ट था, उसके अंदर मजीद तरमीम करने का फैसला किया गया है हुकूमत की जानिब से, और ये बताया जा रहा है कि अगले काबीना के इजलास में आने वाले दिनों में इसके ऊपर मंजूरी भी होगी। उसके मंदरजात कुछ यूँ हैं, ज़राए कहते हैं कि जी ये जो तरमीम की जा रही है इस ऑर्डिनेंस में, उसके तहत पाबंद किया जाएगा अदलिया को कि जितने भी फैसले होंगे उनका ट्रांसक्रिप्ट तैयार किया जाएगा जो कि आवाम के लिए अवेलेबल होगा। फिर अपील का हक, आपको याद होगा प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर में माजी से अपील का हक दिया गया था, जिसके ऊपर अदालत ने फैसला दिया था कि उसको माजी से नहीं करते, वो गैर आइनी है। अब दोबारा से वो शिक डाली जा रही है और ये कहा जा रहा है दोबारा से माजी से अपील का हक दिया जाए। और जो कमेटी है जो रेगुलेट करती है अब के केसेस किस तरह से करेंगे, बेंच कौन बैठेगा, किसके सामने क्या केस लगेगा, उसमें भी थोड़ी सी तब्दीली। अब तरमीम यह होगी कि किसी रुकन की अदम दस्तयाबी पर चीफ जस्टिस किसी भी जज को कमेटी के रुकन नामजद कर सकते हैं। शहजाद साहब, ये जो सारी की सारी लेजिस्लेशन और अभी भी जो ख़ास तौर पे प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर में भी तरमीम करने जा रहे हैं, आपको क्या लगता है ये दुरुस्त समत है इनकी, ख़ास तौर पे अगर इसकी बात करें तो? अच्छा, एक तो भी पता नहीं, वो भट्टी साहब ने कहा कि कोई खाई में जा रहा है, मेरे ख्याल से खाई में तो ये पूरा सिस्टम जा रहा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के पास कोई अपनी फोर्स नहीं है, उनके पास कोई अपनी मशीनरी नहीं है जिससे वो फैसले अमल दरामद करवा सकें। वो फैसले देते हैं और इसके बाद फैसलों पर अमल होना चाहिए, लेकिन उनकी कोई फोर्स नहीं है जो लेके वो लड़ पड़ेंगे इस हुकूमत से। तो ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है और इसलिए होगा ये कि हम एक ब्रेकडाउन की तरफ जाएंगे, जिसमें वो ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा था कि आईनी ब्रेकडाउन की तरफ जा रहे हैं। भाई, जब फैसलों पे अमल दरामद नहीं करेंगे, हर फैसले पे आप कोई कानून साजी करके रुकावट बनने की कोशिश करेंगे, तो फिर आईनी ब्रेकडाउन ही होगा ना, और क्या होगा, बचेगा क्या फिर? दूसरी बात, ये जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर की है, अब देखिए मसला क्या है। जिस दिन, ये आपको याद होगा अलीना, कि जब ये कमेटी बैठी थी प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर की, उस दिन ये 2-3 ऐसे मामला हुए बैक टू बैक, या 2 मामला थे बैक टू बैक, जिसमें काजी फाइज साहब माइनॉरिटी में रह गए और जो मेजॉरिटी थी वो मंसूर अली शाह साहब और मुनीब अख्तर साहब की थी। तो उस वक्त ही हमारे जो कुछ बाखबर साफी हैं जो वेल कनेक्टेड हैं, वो आकर कहना शुरू हो गए उस वक्त कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट को भी तब्दील कर दिया जाएगा। अब इससे हम क्या मतलब अखज़ करें कि जब इंफॉर्मेशन आ रही होती है और हमें पता है कहां से आ रही है, तो व्हाट डू वी थिंक कि क्या किया जा रहा है? क्या ये बेहतरी के लिए किया जा रहा है या सिर्फ ये चीजों को कंट्रोल और मैनेज करने के लिए किया जा रहा है? प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर का जो अभी आपने कुछ उसके खदोखाल बताए, तो ये तो बड़ी अच्छी बात है कि अगर जो हेयरिंग हो रही है उसमें जो सवाल हैं, जवाब हैं, उनको रिकॉर्ड किया जाए, उसका एक्सेस होना चाहिए। इसमें एक तो सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि मिस रिपोर्टिंग अगर कहीं होती है वो नहीं होगी, लोगों को पता चलेगा कि क्या डिस्कशन हुई है। फिर ये जो दूसरी बात अब की जा रही है कि अगर कोई एक मेंबर नहीं होगा तो फिर चीफ जस्टिस जो है वो किसी और मेंबर को ले लेंगे। मेरे ख्याल से अगर कोई इसमें जो फंक्शनैलिटी है इसकी वो मुतासर होती है, कोई छुट्टी पे है, कोई इस वक्त नहीं है शहर में मौजूद, तो उसको पूरा करने के लिए ठीक है, लेकिन फिर प्रिंसिपल यही रखें, क्योंकि इस कमेटी का प्रिंसिपल ये कि इसमें 3 टॉप जजेस बैठते हैं इंक्लूडिंग चीफ जस्टिस। तो फिर आप कोई कानून बनाए तो इस तरीके से बनाए कि अगर एक कोई मिसिंग है उनमें से, तो आप जो 4th सीनियर है उनको आप रख लें, 4th सीनियर नहीं अवेलेबल है तो फिर सीनियर को रख लें। लेकिन जब आप ये अथॉरिटी दे देंगे किसी भी चीफ जस्टिस को कि आप किसी भी 17 जज में से किसी को भी बिठा के ये कमेटी की कार्रवाई आगे बढ़ा सकते हैं, तो फिर वही इल्जाम लगते रहेंगे जो कि बंदियाल साहब के दौर में लगे कि चीफ जस्टिस जो है वो पिक एंड चूज करेगा, वो मास्टर ऑफ द रोस्टर है या नहीं है, वो अपनी मर्जी से कमेटी कॉन्स्टिट्यूट कर लेगा एक तरीके से अगर कोई एब्सेंट है। तो मेरे ख्याल से फिर सीनियरिटी प्रिंसिपल को बरकरार रखें। लेकिन एज वी स्पीक जब ये मजीद सामने आएगा ड्राफ्ट, तो इस पर बात करेंगे, बिकॉज एज आई सेड उस वक्त भी जो ट्विटर पे ये बहस चल रही थी, एक्स पे ये बहस चल रही थी, वो इसी हवाले से चल रही थी कि क्योंकि अब प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट उस तरीके से काम नहीं कर पा रहा है हुकूमत के हक में, तो फिर उसको जो है अब तब्दील किया जाएगा। ये गॉसिप चल रही थी उस वक्त।